नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में सब कुछ सेटल्ड नहीं दिख रहा है, अभी भी सारी चीजें वहां पे फ्लूइड हैं, खास तौर पर विपक्षी खेमे के अंदर। एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में एक तरह से आश्वस्त दिख रहा है, लेकिन जो विपक्ष का खेमा है वहां पे जबरदस्त किस्म की चर्निंग चल रही है, एक अजीब तरह की खिचड़ी पक रही है वहां पे। खास तौर पर दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद, जिसमें केजरीवाल ने एक जबरदस्त जीत हासिल की, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि केजरीवाल की जीत के बाद एक तरह की सियासत शुरू होगी दिल्ली से, दिल्ली के अंदर से एक जो इंटेलेक्चुअल तबका जो है, जो पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा कर रहा था, उनके चेहरे का मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए तो फिर उसको खामोशी अख्तियार करनी पड़ी। लेकिन बीच में ये बात आने लगी कि केजरीवाल के इस चुनाव जीतने के बाद, दिल्ली चुनाव जीतने के बाद, फिर से केजरीवाल को चेहरा बनाने का प्रयास किया जाएगा। और इस प्रयास में लगता है कि शुरुआत बिहार से हो गई है। केजरीवाल हालांकि ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अभी अपना नेशनल एम्बिशन जो है वो खुलकर जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ इशारे उन्होंने ज़रूर दे दिए हैं। ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने चुनाव जीता था तो उनके दफ्तर में, जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ था कि राष्ट्र निर्माण का केजरीवाल मॉडल। जाहिर है कि राष्ट्र निर्माण और दिल्ली का विकास ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो राष्ट्र निर्माण से मतलब है कि केजरीवाल का एम्बिशन कहीं ना कहीं है कि वो बाहर निकलने का, और ऐसा लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ बिहार में एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक हाफ हार्टेड एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में वो ज़रूर उतरना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर ने भी अपनी तरफ से एक इशारा ज़रूर दिया है कि वो बिहार की राजनीति से अलग नहीं होने वाले हैं, बल्कि और ज़्यादा सक्रिय तरीके से आने वाले हैं। खासतौर पर नीतीश कुमार ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर सीए और एनआरसी के ऊपर उनका जो रुख था प्रशांत किशोर का, उसके बाद उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वो वाइस प्रेसिडेंट थे जदयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे और ज़्यादा सक्रियता के साथ सक्रिय रहेंगे। तो क्या पीके जो हैं एक नई पार्टी फ्लोट करना चाहते हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, या फिर जो विपक्षी दलों के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, जो आरजेडी, आरएलएसपी, वीआईपी, हम, कांग्रेस, इनके बीच में जो घमासान जो चल रहा है उसमें कोई वो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को घुसाने की कोशिश करेंगे? क्या शरद यादव के नेतृत्व को वो वहां खड़ा करने की कोशिश करेंगे? ये बड़े सवाल हैं जो पीके के इस जो उनका एम्बिशन है अभी बिहार का, उसके ऊपर खड़े होते हैं। आपको याद होगा कि पीके पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का चुनाव मैनेजमेंट यहाँ देख रहा था, उनका आईपेक जो है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है उनका, जो यहाँ पे देख रहा था, उसी तरह से वो बंगाल में भी देख रहे हैं। ममता बनर्जी का भी एक नेशनल एम्बिशन है। तो ये क्या जो है, जो जिस तरह की खबरें छन कर आ रही हैं बिहार से, वो उसमें प्रशांत किशोर के लिए कोई एक बड़ा रोल है? क्या कोई बिहार में वो कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? ख़ास तौर पर अभी जो है कल जो है इन्होंने एक ऐलान किया है कि कल वो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में कल ऐलान करेंगे बिहार में। कल वो पटना जा रहे हैं और पटना में वो उसका उद्घाटन करेंगे, ये रहस्योद्घाटन करेंगे कि क्या करने जा रहे हैं, उनका क्या आगे का प्लान है। लेकिन इस सब के बीच में ज़रा हम ये देखते हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जो रामविलास पासवान की पार्टी है, ये एक तरफ से आश्वस्त है अपने गठबंधन को लेकर। एक बिल्कुल एक सधा हुआ एक उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई ज़्यादा बेचैनी नहीं है, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। लेकिन दूसरा जो है खेमा है आरजेडी का, उसमें ज़बरदस्त किस्म की बेचैनी है। ख़ास तौर पर जो ये छोटे दल हैं, जीतन राम मांझी हैं या उपेंद्र कुशवाहा हैं या मुकेश सहनी हैं, ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आरजेडी के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार्गेनिंग करके अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें
हासिल की जाएं, जबकि आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में लोकसभा की तरह से वो समझौता नहीं करेगी, इन दलों को उतनी सीटें नहीं देगी जितनी लोकसभा के दौरान उन्होंने आरजेडी ने इतनी सीटें दी। आरजेडी का साफ कहना है कि कम से कम वो 150 सीटों में चुनाव उसके उम्मीदवार लड़ेंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसमें बाकी के जो सहयोगी होंगे महागठबंधन के, उनके बीच में बंटवारा होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा दल नहीं है कि जिसका आरजेडी के बराबर का जनाधार हो। आरजेडी के जनाधार को इन लोगों ने अपने लिए वोट हासिल करने का जरिया लोकसभा चुनाव के अंदर बनाया था। तो आरजेडी का एक सीधा सा ये मत है कि वो इनको नहीं देना। लेकिन दूसरी तरफ शरद यादव का भी अपना एक एम्बिशन पैदा हो गया है। वो भी चाहते हैं कि बिहार में जो अपोजिशन का जो नेतृत्व हो, जो अपोजिशन की तरफ से जो लड़ाई हो, उसके अगुआ, उसके नेता शरद यादव हो। वो ये कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में वो लालू यादव से भी मिलने वाले हैं। लेकिन आरजेडी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर तेजस्वी के नाम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है पीके के ऊपर आते हैं। पीके, जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई इशारा नहीं किया है, कोई साफ तौर पर उन्होंने बयान नहीं दिया है कि उनकी पार्टी बिहार जा रही है, लेकिन इशारे के अंदर जो उन्होंने बताया ज़रूर है। उन्होंने ये कहा है कि आपको कल जो उन्होंने शपथ लिया उसमें कहा कि फ़ोन करके बता देना कि आपका बेटा जो है मुख्यमंत्री बन गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है हर तरफ से कि कहीं ना कहीं जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसकी तरफ उनका इशारा है, क्योंकि अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो पूर्वांचलियों ने, जिसमें बिहारी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, उन्होंने उनका वोट जो है ज़्यादातर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। तो वो एक तरफ से इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीके हैं, प्रशांत किशोर, इनकी आईपैक है, इनके पास भी एक डेटाबेस है। ये डेटाबेस ये है युवाओं का डेटाबेस, जो इन्होंने जदयू के उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो डेटाबेस तैयार किया था। ये ऐसे युवा हैं कि जिनका एम्बिशन है पॉलिटिक्स के अंदर, वो चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर आना और एक प्लेटफॉर्म की कोशिश में है, एक चाह में है। तो पीके के पास, पीके का ये कहना है, पीके के करीबी लोगों का, कि ये लोग जो हैं, ये पॉलिटिकल एम्बिशन वाले लोग हैं, वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं आने वाले चुनाव में। अब जो है, अब तक की जो बातें जो हुई हैं, पीके ने ये साफ कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ किसी भी तरह का कोई चुनावी समझौता नहीं कर रहे हैं या किसी भी तरह से उनके चुनाव को मैनेज करने नहीं जा रहे हैं। आरजेडी ने भी कह दिया है कि हम लोग कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, हमें किसी इवेंट मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पीके को इवेंट मैनेजर कह दिया, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। तो ये आरजेडी और पीके का मामला तो साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस और आरएलएसपी और मुकेश सहनी ने इस बात को खारिज नहीं किया है कि उनके चुनाव मैनेजमेंट के लिए पीके से संपर्क किया जा रहा है, आईपैक से संपर्क में हैं। उधर एक और जो विपक्ष की तरफ से जो बात जो चल रही है वो कन्हैया कुमार की चल रही है। कम्युनिस्ट नेता जो हैं वो कन्हैया के ऊपर काफ़ी आश्रित हैं। कन्हैया के सभाओं में जो जनगण मन यात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार, उसको भीड़ को देखकर वो लोग ज़्यादा खुश हैं कि कन्हैया कुमार उनके लिए एक क्राउड पुलर बन सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। और कम्युनिस्ट पार्टी भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेगी या कोई अपना लेफ्ट फ्रंट बना के चुनाव लड़ेगी जैसे पिछली बार लड़ा था, या फिर वो आरजेडी या जो कोई तीसरा थर्ड फ्रंट बनता है उसमें शामिल होगी। उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनका सारा दारोमदार जो है वो कन्हैया के ऊपर है, कन्हैया की सभाओं के ऊपर है, कन्हैया का जो एक क्राउड पुलिंग का जो मामला है उसके ऊपर है। तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे परमुटेशन कम्बिनेशन जो हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, कि अगर केजरीवाल की पार्टी बिहार में आती है तब क्या होगा, अगर केजरीवाल कोई थर्ड फ्रंट बनवाते हैं पीके के सहारे, जिसमें आरएलएसपी, शरद यादव, मुकेश सहनी या ये जीतन राम मांझी, ये सब लोग शामिल होते हैं, आरजेडी अलग से लड़ती है, कांग्रेस अलग से लड़ती है, या कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी वाले गठबंधन में, तो क्या होगा? इसका सीधा साधा जवाब ये है कि अब तक
जो बिहार की राजनीति है उसका एक अलग कैरेक्टर रहा है, खास तौर पर 90 के बाद, पोस्ट मंडल के बाद। ये जरूर कहा जाता है कि बिहार से राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होती है, लेकिन जो पोस्ट मंडलाइजेशन जो है मंडल कमीशन की जो राजनीति है बिहार की, वो बिल्कुल एक तरह से एक फॉर्मूले की तरह से बिहार की राजनीति होती है, और उसी फॉर्मूले के गिर्द जो है ये सोशल जो इंजीनियरिंग जो है वो काम करती है। सबसे पहले इसको लालू यादव ने काफ़ी दिनों तक इसका इस्तेमाल किया, सोशल इंजीनियरिंग करके MY कम्बिनेशन बना के, दलितों को उसके अंदर जोड़ के और कुछ अग्रणियों को जोड़ के, जिसमें राजपूत कम्युनिटी के लोग शामिल थे, उनको जोड़ के लालू यादव ने काफ़ी दिनों तक सत्ता पे बिहार की सत्ता पे वो काबिज रहे। उसके बाद जब लालू यादव की पार्टी RJD का वहाँ पे सफाया हुआ, हार गई, तो नीतीश कुमार ने एक अलग सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे शुरू की। वो सोशल इंजीनियरिंग थी अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा मुसलमान और एक अपर कास्ट का एक ब्रॉड बेस जो है एक समर्थन। ये 3-4 जो है ग्रुप को मिला के नीतीश कुमार ने अपने लिए एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन तैयार किया, और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के पास साथ मिलके वो भी लगातार 2 चुनाव जीते। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और RJD के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव जीता। जाहिर है कि उसमें RJD का वोट बैंक था और नीतीश कुमार का वोट बैंक जो था, वो दोनों मिलकर एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन गया, एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन गया, जिसके आगे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो काम नहीं आया। अब जो है अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जाहिर है कि RJD अलग हो जाएगी। RJD निश्चित रूप से बिना किसी डाउट के, बिना किसी लग लपाट के, RJD जो है, जो विपक्षी दल हैं उनमें सबसे बड़ा जो वोट बेस है वो RJD के पास है। RJD बड़ी कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि जो MY का एक समीकरण जो लालू यादव ने बनाया था उसको तोड़कर एक व्यापक गठबंधन बनाया जाए, जिसमें मुस्लिम भी हो, यादव भी हो। ये जाहिर है कि ये तो बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको भी बराबर की इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ये RJD की तरफ से ये कोशिश हो रही है। लेकिन अगर RJD के साथ ये गठबंधन नहीं बनता है, महागठबंधन नहीं बनता है, जिसमें RLSP, हम, मुकेश सहनी या कांग्रेस नहीं आती है, या कांग्रेस और RJD मिलकर चुनाव लड़ते हैं, या ये सभी मिलके भी लड़ते हैं, तो भी अभी जो है NDA का पलड़ा इसलिए भारी है कि अगर उस सोशल कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब किया जाए तो नीतीश कुमार का पलड़ा भी भारी है। अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार इतने दिन से सत्ता में है, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो अगर ये गठबंधन टूटता है, अगर PK कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं कोई बड़ा वोट चैंक ले जाने का, तो जाहिर है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है उसका वोट वो लेकर जाएंगे, और इसका फायदा जो है सीधे तौर पर नीतीश कुमार का होगा। और नीतीश कुमार बिल्कुल ये आंख बंद कर उसी तरह से चुनाव जीतेंगे जिस तरह से लोकसभा का 2019 का चुनाव NDA ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया एकदम से, उसी तरह का होगा। उसमें जो पूरे अगर लोकसभा के जो 40 सीटें हैं उसका पूरा हिसाब किताब किया गया तो उसमें केवल 18 सीटें जो थी वो विपक्ष की तरफ जा रही थी। बिल्कुल उसी की तरह से ये नतीजे होंगे। अगर PK जो है किसी तरह का खेल महागठबंधन के अंदर अगर करते हैं, किसी तरह की अगर तोड़ फोड़ अगर इसके बीच में मचाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा। और तेजस्वी का परेशान होना इसमें लाजमी है। तेजस्वी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं RJD की तरफ से, वो उनकी घबराहट को सीधे तौर पे दर्शा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।